डॉक्टर को तो आप जानते ही होंगे। डॉक्टर क्या करता है? जब एक पेशेंट उसके पास जाता है तो वो अपनी पूरी प्रॉब्लम्स को बताता है कि डॉक्टर साहब मेरे गले में दर्द है, डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, डॉक्टर साहब मेरे पैरों में दर्द है। तो डॉक्टर उसकी बात बड़ी ध्यान से सुनता है और ध्यान से सुनने के बाद कुछ पैरामीटर हैं जिस पर वो उसको चेक करता है। जैसे अगर बीपी चेक करेगा, जैसे फीवर चेक करेगा अगर फीवर है तो, और कुछ क्वेश्चन पूछता है। डॉक्टर कुछ क्वेश्चन पूछता है कि भाई साहब ये जो बीमारी आपको है कितने दिन से है, कितने दिन से आपको इस पेट में दर्द हो रहा है, कितने दिन से आपको पैरों में दर्द हो रहा है, कितने दिन से आप सोए नहीं है। अच्छा, ये सब बातें कर लेने के बाद डॉक्टर 2 सेकंड का पॉज लेता है, मैक्सिमम 2 से 5 सेकंड, और प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर आपका नाम एज डालने के बाद 3-4 टैबलेट लिख देता है उसके अंदर, और आपको बोलता है ये दवाई 5 दिन तक खाना, अगर ठीक हो जाए तो यहां मत आना, और अगर ठीक नहीं हो पाए तो लौट के आ जाना। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पुरुषोत्तम अग्रवाल, सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीए फाइनल और सीएमए फाइनल में कॉस्टिंग सब्जेक्ट का फैकल्टी। ये एक नई यूट्यूब वीडियो सीरीज है जिसके अंदर हम सीए फाइनल स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन वाले चैप्टर की सभी के स्टडी 100% कवर करेंगे आपके स्टडी मैट से। ये रहा आपका स्टडी मैट, सीए फाइनल स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट स्टडी मैट चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 है आपका केस स्टडीज के ऊपर, और आपको बता दूं इस चैप्टर के अंदर 19 केस स्टडी है। कितनी? 19 केस स्टडी। 19 केस स्टडी इस यूट्यूब वीडियो सीरीज में हम करेंगे, और इतना डिटेल में करेंगे कि आपको मजा आ जाएगा। एग्जाम में क्या लिखना है ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, एग्जाम में कितना लिखना है ये भी आपको बताऊंगा। अब सबसे मेन बात जो मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में सोचना कैसे है, कैसे पहुंचे कि स्टडी के क्वेश्चंस को पढ़कर कि क्वेश्चन किस चैप्टर से है, कौन से वाला मॉडल इसको सॉल्व करने में यूज होगा। इन बातों को मैं बहुत डिटेल में, इतना डिटेल में बताऊंगा कि आपको मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें है 19 क्वेश्चन, 19 के 19 करेंगे, अच्छे से करेंगे, डिटेल में करेंगे, और ये मानते हुए करेंगे कि क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है और हम एग्जाम सेंटर के अंदर एग्जाम हॉल में बैठे हैं और हमें अब वहां पर सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो कैसे हम सोचें, कैसे पहुंचे उस चैप्टर तक जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा, कैसे पहचाने कि कंपनी के अंदर प्रॉब्लम क्या चल रही है और कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, और क्वेश्चन क्या मांग रहा है रिक्वायरमेंट में, इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। कई बार क्वेश्चन मांगता कुछ है, स्टूडेंट लिख कुछ और देता है, ऐसे में नंबर नहीं मिलेंगे। तो कैसे पहचाने कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। यह है चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक जितने भी थ्योरीज, मॉडल और कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उस पर आधारित केस स्टडी के क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 13 में दिए गए। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक जो मॉडल्स हैं, केस स्टडीज हैं, उसकी ऑलरेडी यूट्यूब पर एक डिटेल्ड वीडियो सीरीज डल चुकी है। डिटेल्ड, आराम से चीजों को समझते हुए 12 के 12 चैप्टर 25 घंटे में बिल्कुल अच्छे से तैयार कर दिए हैं और यूट्यूब पर वीडियो डाल दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी आप बाद में देख लेना। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 की, केस स्टडी चैप्टर की। केस स्टडी का चैप्टर शुरू करने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूं आपको समझाना चाहता हूं कि आखिर इस चैप्टर की एग्जाम में इंपॉर्टेंस कितनी है, कितने नंबर का एग्जाम में केस स्टडी का क्वेश्चन आता है। तो आपको बता दूं, अभी तक सीए फाइनल कॉस्टिंग न्यू सिलेबस के कॉस्टिंग के 4 पेपर हो चुके हैं, और धीरे धीरे आईसीआई केस स्टडी के क्वेश्चंस की मार्क्स की कवरेज को बढ़ाता जा रहा है। और मेरा ऐसा अनुमान है पिछला पास्ट ट्रेंड देखते हुए कि नवंबर 2020 के अंदर इस केस स्टडी वाले चैप्टर से आपको कम से कम 40 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। 40 नंबर का। और आपको बता दूं कि केस स्टडी के क्वेश्चन होते क्या है, तो सुनिए मेरी बात। डॉक्टर को तो आप जानते ही होंगे। डॉक्टर क्या करता है? जब एक पेशेंट उसके पास जाता है तो वो अपनी पूरी प्रॉब्लम्स को बताता है कि डॉक्टर साहब मेरे गले में दर्द है, डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, डॉक्टर साहब मेरे पैरों में दर्द है। तो डॉक्टर उसकी बात बड़ी ध्यान से सुनता है
और ध्यान से सुनने के बाद कुछ पैरामीटर हैं जिस पर वो उसको चेक करता है। जैसे अगर बीपी चेक करेगा, जैसे फीवर चेक करेगा अगर फीवर है तो, और कुछ क्वेश्चन पूछता है। डॉक्टर कुछ क्वेश्चन पूछता है कि भाई साहब ये जो बीमारी आपको है कितने दिन से है, कितने दिन से आपको इस पेट में दर्द हो रहा है, कितने दिन से आपको पैरों में दर्द हो रहा है, कितने दिन से आप सोए नहीं है। अच्छा, ये सब बातें कर लेने के बाद डॉक्टर 2 सेकंड का पॉज लेता है, मैक्सिमम 2 से 5 सेकंड, और प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर आपका नाम, एज डालने के बाद 3-4 टैबलेट लिख देता है उसके अंदर, और आपको बोलता है ये दवाई 5 दिन तक खाना, अगर ठीक हो जाए तो यहां मत आना, और अगर ठीक नहीं हो पाए तो लौट के आ जाना। तो ये है डॉक्टर का पेशेंट को ठीक करने का तरीका। केस स्टडी क्या है? केस स्टडी क्वेश्चन एक बिजनेस की रियल लाइफ प्रॉब्लम है, एक ऐसी प्रॉब्लम जो कंपनी में आ गई है। हम कौन है? उस कंपनी के डॉक्टर। अच्छा, जब डॉक्टर दवाइयां लिखता है तो किस बेस पे लिखता है? उसकी पढ़ाई के बेस पे लिखता है। उसने पढ़ा होगा, एमबीबीएस एमडी करते हुए उसने पढ़ा होगा फीवर की ये मेडिसिन है, ये बीपी नॉर्मल है, अगर दर्द हो तो ये चेकअप कराएं, पेट में दर्द हो तो ये चेकअप कराएं। तो उसने पढ़ाई की है, और धीरे धीरे जब अनुभव उसको मिलता जाता है, प्रैक्टिकली उन चीज को वो इंप्लीमेंट करता जाता है, तब वो फटाफट से बिना सोचे 2-3 सेकंड सोचता है बस वो, और फटाफट से प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर मेडिसिन लिखकर पेशेंट को टाटा बाय बाय बोलता है, 1 हफ्ते बाद मिलना। अब यहां पर क्या होगा? हम भी कंपनी के डॉक्टर हैं, बहुत सारे मॉडल्स, बहुत सारे केस स्टडी क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट हम जानते हैं। हमें यह भी मालूम है कि वो मॉडल्स किसने लिखे, क्यों लिखे, किस सिचुएशन में लागू किए जाएंगे, और उन मॉडल का बेनिफिट क्या है। उन सबको पढ़ लेने के बाद एग्जाम हॉल के अंदर हम मैनेजमेंट के डॉक्टर बन के बैठे हैं, और मैनेजमेंट हमारे सामने रोता हुआ आया कि डॉक्टर साहब। कौन सा डॉक्टर साहब? मैनेजमेंट वाले डॉक्टर साहब। कि डॉक्टर साहब हमारी कंपनी के अंदर एक प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है। हम सुनते रहे उसकी सारी प्रॉब्लम्स को। सुनने के बाद हमने अपने दिमाग में प्रोसेसिंग की और सोचा कि कौन सी वाली मेडिसिन, कि कौन सा वाला मॉडल इस कंपनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसकी प्रॉब्लम डे टू डे लाइफ वाली प्रॉब्लम है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो यहां पर कोई मॉडल नहीं, ओनर माइंडसेट लगाना पड़ेगा। मुझे यह मानते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा कि यह कंपनी मेरी है और इस कंपनी में आई हुई प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी है। तो प्रॉब्लम कंपनी की 2 प्रकार से सॉल्व होती है। एक तो होती है मॉडल्स के बेस पर जो हमने पढ़े हैं, दूसरी होती है ओनर माइंडसेट के बेस पर। आप अपने व्यापार में आई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बेस पर, ओनर माइंडसेट के बेस पर, यह मानते हुए कि मैं इस कंपनी का ओनर हूं। इंप्लॉय मेंटेलिटी की बात नहीं कर रहा यहां पर, मैं ओनर मेंटेलिटी की बात कर रहा हूं। अब समस्या क्या है कि डॉक्टर के सामने जब पेशेंट जाता है ना, तो वो सारी बातें वर्बली बोलता है। डॉक्टर उसको रोककर बीच में सवाल पूछ सकता है, अरे तुम कहानी मत सुनाओ पूरी, तुम ये बताओ कब से बीमार हो। हाँ, लेकिन हमारे एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, जब कंपनी की प्रॉब्लम आती है ना, तो मैनेजमेंट बोल नहीं पाता, वो हमें लिख कर देता है। अब लिखने में बहुत सारी बातें वो ऐसी भी लिखेगा जिसका हमारे सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं। मतलब हो सकता है वो फालतू की राम कहानी लिख रहा है, उसके अंदर वो कुछ भी कह रहा है कि हमारी कंपनी के अंदर सप्लायर टाइम पे सप्लाई नहीं कर रहा, हमारी कंपनी के अंदर ओवर स्टॉक हो गया है, हमारी कंपनी की कॉस्ट बढ़ गई है, हमारे कंपनी के प्रॉफिट धस गए हैं, एम्प्लॉय कंपनी छोड़कर भाग गए हैं। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। इस प्रॉब्लम को बताने के लिए बहुत सारी कहानी वो बता सकता है। बताओ, क्या उसकी कहानी को रोकने की पावर अपने पास एग्जाम हॉल में है? नहीं है। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को हम ये नहीं बोल सकते, हाँ भाई क्वेश्चन रुक जा, मेन बात बता ना, हमें पूरी ही पढ़नी पड़ेगी। लेकिन हां, हमारे पास वो नजरिया होना चाहिए कि हम ये पहचान पाएं कि कौन सी बातें काम की हैं और कौन सी बातें ये एम ही बता रहा है, सूरमा भोपाली की तरह, बस एम ही। तो इन बातों को नजरअंदाज करना है और काम की बातों पर ध्यान देते हुए हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है, सर सॉल्यूशन? हाँ, ध्यान देना, सॉल्यूशन सिर्फ उतना जितना क्वेश्चन पूछे, जवाब सिर्फ उतना जितना क्वेश्चन पूछे। ये बात डॉक्टर से सीख सकते हो आप। कभी ना कभी तो डॉक्टर के पास जाना पड़ा ही होगा, आपको जाना ही पड़ता है कभी ना कभी। तो डॉक्टर ने जब दवाई लिखी, आप उससे कुछ मत पूछो, तो वो क्या बोलेगा, ये मेडिसिन सुबह शाम, ये दिन में 3 बार, 1 हफ्ते बाद आना, अगला, नेक्स्ट। अगर आप कुछ नहीं पूछोगे तो वो कुछ नहीं बताएगा।
लेकिन अगर आप पूछोगे कि ये मेडिसिन किस लिए दे रहे हो आप, ये मेडिसिन में क्यों खाऊं, इस मेडिसिन से क्या होगा, तो वो बताएगा आपको। देखो, आपको पेट में दर्द हो रहा है, आपने ओवर ईटिंग करी है, आप फास्ट फूड कुछ ज्यादा खा रहे हो, कुछ दिन ब्रेक लो, घर का खाना खाओ और ये टैबलेट खा लेना, ये इस काम आएगी। आपके पैरों में दर्द हो रहा है, आप दिन भर खड़े रहते हो, बैठते ही नहीं हो, बहुत ज्यादा खेल रहे हो, वेट थोड़ा आराम नहीं करते, खाते भी नहीं हो, कमजोर से हो गए हो, ये टैबलेट खाओ, इससे आपको एनर्जी मिलेगी, आपको न्यूट्रिशन की भरपूर, जो न्यूट्रिशन की कमी है वो पूरी हो जाएगी आपके शरीर के अंदर। तो जब आप पूछोगे तब वो बताएगा। और वही कहानी अपनी भैया, जब जितना क्वेश्चन पूछेगा हम उतना ही बताएंगे, ना 1 इंच ज्यादा ना 1 इंच कम। अब आपको बता दूं, स्टडी मैट में जो आंसर होते हैं ना, उसमें बहुत लंबा आंसर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आईसीआई जब उस स्टडी का आंसर आपको दे रहा है ना, तो वो आपको यह मानते हुए समझा रहा है कि आपको बहुत डिटेल में बताना है ताकि आप समझ जाओ सारी कहानी को। लेकिन एग्जाम में जब आप उसी क्वेश्चन का आंसर लिखोगे ना, तो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ मत लिखना, पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। सिर्फ वही जवाब देना है जो क्वेश्चन ने पूछा है। क्वेश्चन ने नहीं पूछा तो जवाब फालतू नहीं देना है। क्यों? पेपर चेक करने वाला व्यक्ति, एग्जामिनर, लंबा लंबा आंसर देखकर इरिटेट हो सकता है। अगर पॉइंट वाइज उसको दिखेगा, उसको सॉल्यूशन पढ़ने में मजा आएगा, आपको तुरंत नंबर देगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता बनेगा। तो ये सारी बातें उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। आपको मैंने पहले ही बता दिया है, इसके अंदर 19 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन इतना डिटेल में करेंगे कि आपके मुंह से निकल जाएगा कि सर मजा आ गया। चलिए, सबसे पहले आते हैं केस स्टडी नंबर 1 पे। केस स्टडी नंबर 1 पे बड़ा ध्यान से, आराम से, केस स्टडी नंबर 1। अच्छा, एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा, सुनना मेरी बात, एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो क्या इसकी हेडिंग में ऐसा लिखा आएगा कि इसके अंदर वैल्यू चेन एनालिसिस की बात होगी, बैलेंस स्कोर कार्ड की बात होगी, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात होगी? क्या ऐसा लिखा आएगा एग्जाम के अंदर? नहीं लिखा आएगा। इसका मतलब है हमें इसे नहीं पढ़ना। हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 1। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और साथ में आएंगी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, तो भाई साहब यहां तक यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के ऊपर जो हेडिंग दी गई है कि कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से कॉन्सेप्ट मॉडल का इस्तेमाल होगा इसको सॉल्व करने में, एग्जाम में नहीं लिखा होगा। तो कैसे पहचानेंगे हम? देखो, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया है, अब हम ये मानते हुए इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है और इतना डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे पहुंचे उस चैप्टर तक, उस कॉन्सेप्ट तक कि आपका दिमाग चल जाए। सबसे पहले पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 1। अब ध्यान देना जरा, रिक्वायरमेंट नंबर 1, ये क्या लिखा मैंने? रिवर्स रीडिंग टेक्निक। सर क्या बात कर रहे हो? हां, सबसे पहले केस स्टडी का क्वेश्चन, केस स्टडी के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़नी है। हां, क्वेश्चन नहीं पढ़ना, रिक्वायरमेंट पढ़नी है। हां, पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्यों? हमारे पास यहां पर यह ऑप्शन है कि पहले पेशेंट से ये तो पूछ ले कि वो हमसे किस किस टॉपिक के ऊपर जानकारी चाहता है, उसी के बाद हम भी आंसर रूपी प्रिस्क्रिप्शन पर अपने मॉडल्स लिखकर दे देंगे और बोलेंगे इन मॉडल्स को कंपनी में इंप्लीमेंट करो, और कंपनी की प्रॉब्लम ठीक हो गई तो अच्छी बात, नहीं तो लौट के आ जाना, फिर कोई नया मॉडल आपको दे देंगे, आपके बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। चलिए, सबसे पहले पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 1। आराम आराम से पढ़ेंगे। एक्सप्लेन एंड आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन एंड आइडेंटिफाई द वेरियस प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ कॉपर डिवीजन। कुछ समझ में आया? 2 शब्द आए, एक शब्द था एक्सप्लेन, दूसरा था आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई मतलब तो होता है पहचानो, और एक्सप्लेन मतलब थोड़ा लिखो, उसके अंदर एक्सप्लेन करो। आज पढ़ाई क्यों नहीं की, एक्सप्लेन करो। आज पढ़ाई क्यों नहीं कर पाए, रीजंस को आइडेंटिफाई करो। तो आइडेंटिफाई करना है और फिर उसे एक्सप्लेन करना है। अच्छा, क्या करना है? वेरियस प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज, अच्छा, चैप्टर नंबर 1
इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, हाँ, मिस्टर माइकल पॉटर सभी एक्टिविटीज को दो कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए बोलता था, प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी। हाँ हाँ हाँ, याद आया याद आया। अच्छा, प्राइमरी एक्टिविटी की बात कर रहा है क्वेश्चन, इसका मतलब है सेकेंडरी एक्टिविटी के बारे में कुछ नहीं बताना। हाँ, सिर्फ प्राइमरी के बारे में बताना है। हाँ, अच्छा, प्राइमरी में क्या क्या था? इनबाउंड लॉजिस्टिक था, ऑपरेशन था, आउटबाउंड लॉजिस्टिक था, मार्केटिंग एंड सेल्स था, एंड आफ्टर सेल सर्विस थी। हाँ हाँ, याद आ गया। अच्छा, तो इस मॉडल में प्राइमरी जो 5 एक्टिविटीज हैं हमें आइडेंटिफाई करना है। इसका मतलब है कि जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को पढ़ते वक्त, उसकी लाइंस को पढ़ते वक्त हमें सोचना है मन के अंदर कि ये वाला काम प्राइमरी एक्टिविटी की कौन सी 5 कैटेगरी में आता है। क्या ये इनबाउंड लॉजिस्टिक एक्टिविटीज में आता है? क्या ये ऑपरेशनल एक्टिविटीज में आता है? क्या ये आउटबाउंड लॉजिस्टिक एक्टिविटीज में आता है? क्या ये मार्केटिंग एंड सेल्स में आता है? और क्या ये आफ्टर सेल सर्विस में आता है? अच्छा, आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन पढ़ते हुए आइडेंटिफाई तो मैं कर लूंगा कि हाँ, ये एक्टिविटी इसकी है, ये एक्टिविटी इस सब कैटेगरी की है, ये एक्टिविटी इस सब कैटेगरी की है। फिर ये बोलता है एक्सप्लेन। इसका मतलब है हमें उस एक्टिविटी के बारे में, उस एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर लेने के बाद उस सब कैटेगरी के बारे में एक्सप्लेन भी करना है। मतलब इसका मतलब है इनबाउंड लॉजिस्टिक एक्टिविटीज में क्या क्या आता है पहले एक्सप्लेन करो, और ऊपर दिए गए क्वेश्चंस की लाइन को पढ़कर ढूंढो, अरे लाइन नंबर 4 तो सब कैटेगरी नंबर 5, लाइन नंबर 6 तो सब कैटेगरी नंबर 2। समझ गए? अभी करेंगे हम। अच्छा, तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 पढ़ के हमें समझ में आ गया कि चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट, माइकल पॉटर साहब ने सभी एक्टिविटीज को 2 कैटेगरी में डिवाइड करने की बात की थी। एक था प्राइमरी, एक था सेकेंडरी। क्वेश्चन सेकेंडरी के बारे में नहीं पूछ रहा तो सेकेंडरी के बारे में नहीं बोलना है, हमें सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में 2 बातें बोलनी है। सबसे पहले उस प्राइमरी एक्टिविटी में क्या आता है उसको एक्सप्लेन करना है, और साथ में जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो कौन सी लाइन, कौन सा काम, कौन सी वाली सब कैटेगरी में आता है इसको हम बताएंगे। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 पढ़कर कुछ बात क्वेश्चन को पढ़ने से पहले समझ में आ गई। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, इसका सॉल्यूशन लिखते वक्त क्या हमें वैल्यू चेन एक्टिविटी एनालिसिस, वैल्यू चेन एनालिसिस के बारे में लिखना चाहिए? आप बताओ, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, रिक्वायरमेंट नंबर 1 के अंदर क्या हमें वैल्यू चेन एनालिसिस के बारे में लिखना चाहिए? आंसर इज नो, नहीं लिखना चाहिए। क्यों? क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा। फिर आप बोलोगे सर स्टडी मैट में तो लिख रखा है, स्टडी मैट के आंसर में तो लिख रखा है। सर हाँ, लिख रखा है। क्यों? क्योंकि इसके आंसर आईसीआई ने आपके हिसाब से लिखे हैं, आपको समझाने के हिसाब से लिखे हैं, डिटेल में लिखे हैं। लेकिन आप जब एग्जाम में सॉल्यूशन लिखोगे तो आप एग्जाम के हिसाब से लिखोगे, एग्जामिनर के हिसाब से लिखोगे, जो ऑलरेडी इसके बारे में जानता है। आप सिर्फ उतना ही लिखोगे जितना क्वेश्चन ने पूछा है। समझ में आई बात सर? यह फायदा है रिवर्स रीडिंग टेक्निक को अप्लाई करने का। रिक्वायरमेंट को पढ़कर ही हम समझ गए कि इसके अंदर हमें क्या करना है। तो सर क्या पढ़ना शुरू कर दें? अब रुको, 2 रिक्वायरमेंट और हैं, उनकी बात भी कर लेते हैं। पहले हमें पता तो पड़े कि हमें सोचना कैसे है, हमें पता तो पड़े कि क्वेश्चन को पढ़ते वक्त हमें सोचना किस डायरेक्शन में है। अगर रिक्वायरमेंट को आपने आखिरी में पढ़ा होता ना, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना पड़ता। लेकिन रिक्वायरमेंट को पहले पढ़कर आपने क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही अपने सोचने की डायरेक्शन को तय कर दिया है। आपका टाइम भी बचेगा और आपको केस स्टडी के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा भी आएगा। रिक्वायरमेंट नंबर 1 को पढ़ के आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर कुछ प्रॉब्लम के बारे में तो बात ही नहीं की। आप तो अभी कह रहे थे कि हम डॉक्टर हैं, कंपनी पेशेंट है, कंपनी बताएगी प्रॉब्लम, हम सॉल्व करेंगे। यहां पे तो प्रॉब्लम की बात ही नहीं की। हाँ, यहां पर किसी प्रॉब्लम की बात नहीं की। रिक्वायरमेंट नंबर 1 में किसी प्रॉब्लम की बात नहीं की। रिक्वायरमेंट नंबर 1 के अंदर पेशेंट अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए हमारे पास आया है। समझ गए? सिर्फ अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए हमारे पास आया, तो क्या उसे मना कर देंगे हम कि नहीं नहीं बीमार हो तो अभी आना? हम मना नहीं करेंगे। हम बोलेंगे भाई देखो फीस जमा करा दी आपने, आप आ जाओ। हाँ जी, वेट लूज करना है दौड़ना पड़ेगा, वेट लूज करना है आलू छोड़ने पड़ेंगे, वेट लूज करना है चावल खाने कम करने होंगे। तो हम बताएंगे हमें तो फीस मिलेगी, हम क्या है कंपनी के डॉक्टर।
तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 पढ़ने के बाद कुछ बातें मुझे समझ में आई कि ये चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू एससीएम वाले चैप्टर से आया है और इसके अंदर हमें वैल्यू चेन एनालिसिस जो कि मिस्टर माइकल पॉटर ने बताया था उसके बारे में बात करनी है और उसके बारे में भी स्पेसिफिक बात करें तो प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में बात करनी है। तो हमें यह बात यहां पर समझ में आ गई कि हमें सोचना किस डायरेक्शन में है। अभी तक क्वेश्चन पढ़ना शुरू नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि सोचते कैसे हैं एग्जाम हॉल के अंदर। रिक्वायरमेंट नंबर 2, डिस्कस द इश्यूज। डिस्कस डिस्कस करना है। जिस प्रकार से आप कभी अपने दोस्त से झगड़ा हो जाने के बाद झगड़ा होने का रीजन डिस्कस करते हो ना, उसी प्रकार से यहां पर डिस्कस करना है। किसके साथ? मैनेजमेंट के साथ। किसे? हमें। डिस्कस द इश्यूज विद परफॉर्मेंस मेजर इन फोर्स इन द कंपनी। परफॉर्मेंस मेजर, चैप्टर नंबर 8, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। हाँ, उस चैप्टर में हमने बात की थी कि कैसे कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर करें, कैसे कंपनी के एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को मेजर करें और कैसे इवेल्युएट करें कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, कैसे हम इंप्रूव करें। हाँ, हमने किया तो था। इसमें क्या बोलता है ये? इश्यूज विद परफॉर्मेंस मेजर। इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस को मेजर करने में इन्हें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों को हमें डिस्कस करना है। ठीक है, हमें दिक्कतों को डिस्कस करना है। हाँ, हमें सॉल्यूशन देना है क्या? आप बताइए, हमें सॉल्यूशन देना है क्या? नहीं देना। लेकिन स्टडी मैट के इस आंसर में, रिक्वायरमेंट नंबर 2 के आंसर में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। क्या आपको एग्जाम में देना सॉल्यूशन? नहीं देना है। क्वेश्चन ने सॉल्यूशन पूछा? नहीं पूछा। उसने क्या बोला? डिस्कस द इश्यूज। सिर्फ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है एंड एक्सप्लेन करना है। कुल मिलाकर डिस्कस ही तो कर रहे हैं हम। अच्छा, इसका मतलब है कि जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो परफॉर्मेंस मेजर करने के संबंध में कुछ प्रॉब्लम्स हमें दिखनी चाहिए, कुछ समस्याएं हमें कंपनी के अंदर दिखनी चाहिए। उन समस्याएं जो हमें दिखेंगी उन्हें हम अंडरलाइन कर लेंगे और उन समस्याओं को आंसर के रूप में लिख देंगे, हमें नंबर मिल जाएगा। एग्जाम में हमें पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये थी आपकी रिक्वायरमेंट नंबर 2। बताइए कैसी लगी यहां तक? चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 3। देखिए, अभी हमने पढ़ी है 2 रिक्वायरमेंट और हम ये तय कर रहे हैं कि क्वेश्चन को पढ़ते वक्त हमें सोचना कैसे है। रिक्वायरमेंट नंबर 3, एडवाइज एन ऑल्टरनेट परफॉर्मेंस मेजर एंड आइडेंटिफाई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ऑल्टरनेट परफॉर्मेंस मेजर, इसका मतलब क्या है कि रिक्वायरमेंट नंबर 2 के अंदर जो प्रॉब्लम्स हम लिखेंगे ना, उनको सॉल्व करने के लिए कौन सा तरीका हम लगाएं, इसकी बात रिक्वायरमेंट नंबर 3 में करनी है। अच्छा, चैप्टर कौन सा है इसका यार? चैप्टर नंबर 8, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन। हाँ, उसके अंदर हमने 9 मॉडल पढ़े थे। हाँ, कुछ फाइनेंशियल थे, कुछ नॉन फाइनेंशियल थे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेसिडुअल इनकम, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, शेयर होल्डर वैल्यू एडेड, हाँ, ट्रिपल बॉटम लाइन, परफॉर्मेंस पिरामिड मॉडल, परफॉर्मेंस प्रिज्म मॉडल, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल और बैलेंस स्कोर कार्ड। इसका मतलब है कि रिक्वायरमेंट नंबर 3 का आंसर लिखते वक्त इन 9 मॉडल्स में से किसी एक मॉडल को सॉल्यूशन, किसी एक मॉडल में जो हमने सीखा है उसको सॉल्यूशन के रूप, इसको बताना है सॉल्यूशन के रूप में, और साथ में तय कर रहे हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, यानी कंपनी की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए कंपनी किस प्रकार से परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करे, किस प्रकार से, किस चीज से परफॉर्मेंस को कंपेयर करे। अच्छा, ये है तीनों रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 पढ़ा हमने, रिक्वायरमेंट नंबर 2 पढ़ा हमने और रिक्वायरमेंट नंबर 3 पढ़ा हमने। अच्छा, इन रिक्वायरमेंट को पढ़ने के बाद आपके मन में क्या आता है?
2 सेकंड के लिए पॉज लेता हूं, नीचे कमेंट करके बताना आपके मन में क्या आता है। क्या केस स्टडी के क्वेश्चन को पढ़ने की डायरेक्शन मिल गई आपको? आप किस दिशा में सोचें, आप किस डायरेक्शन में सोचें, यह बात समझ में आई? यहां से आपको यह भी पता लग सकता है कि क्या यह केस स्टडी का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। हां जी, रिक्वायरमेंट को पढ़कर ही आपको पता लग सकता है कि आप सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर आपको पता हो, आपको लगे कि यार चैप्टर नंबर 8 तो मैंने छोड़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 8 तो मैंने किया ही नहीं, तो आप समझ जाओगे कि सिर्फ रिक्वायरमेंट नंबर 1 में कर पाऊंगा, रिक्वायरमेंट नंबर 2 और 3 शायद ना कर पाऊं। आपको ऐसा लग सकता है अगर चैप्टर नंबर 8 आपने नहीं किया है तो ऐसे में क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन में छोड़ दीजिए, है ना। एक क्वेश्चन ऑप्शन में आता, छोड़ दो इस क्वेश्चन को, बाकी क्वेश्चन कर लो। लेकिन अगर आपने ये दोनों चैप्टर किए हुए हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 8, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हां भाई इस केस स्टडी को मैं सॉल्व कर लूंगा। तो रिक्वायरमेंट को पढ़ने के बाद 2 बातें तय हो गई। बात नंबर 1, किस डायरेक्शन में सोचें क्वेश्चन को पढ़ते वक्त। दूसरी बात, क्या आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये दूसरी बात जो सीखे ना आप, इसका तो इंपैक्ट क्या होता है एग्जाम के अंदर। कई बार ऐसा देखा गया है पिछले 4 टर्म के अंदर कि केस स्टडी का जो क्वेश्चन है वो 3 पेज, 3.5 पेज और 4 पेज तक आया है। हां जी, एक केस स्टडी का क्वेश्चन 4 पेज, 3 पेज, 3.5 पेज। ऐसे में क्या लगता है स्टूडेंट को, अरे ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, अरे ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है भाई, नहीं हो पाएगा। टेक्निक ही गलत है। पहले पढ़ो रिक्वायरमेंट को। अगर वो चैप्टर आपने किया है, वो मॉडल आपने पढ़ा है, तो क्वेश्चन कितना ही बड़ा क्यों ना हो आप सॉल्व कर लोगे। आपके मन में सवाल आ रहा है, सर क्वेश्चन इतना बड़ा है। हां, मैंने कहा था ना, ये मैनेजमेंट है साहब, फालतू की बातें बताएगा, फालतू की कहानियां लिखेगा उसके अंदर, फालतू की गाने लिखेगा उसके अंदर, आपको स्ट्रेस देने के लिए। समझ गए। तो हमें अच्छी अच्छी लाइनें चुननी है जिसकी मदद से हम उसके सवालों का जवाब दे पाएं, और बेकार लाइनें हमें छोड़नी है। यार ये लाइन बेकार है, यार ये लाइन बेकार है, छोड़ो। ये काम की है, अंडरलाइन करो, रिक्वायरमेंट नंबर 1 में काम आएगी, 1 लिख दिया। ये लाइन अच्छी है, रिक्वायरमेंट नंबर 2 में काम आएगी, हां लिख दिया। तो देख रहे हैं आप किस प्रकार से क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट को पढ़कर पूरा क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में आ जाता है। चलिए अब करते हैं जी सॉल्यूशन। कैसे? क्वेश्चन को पढ़ के। अच्छा, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि जो प्राइमरी एक्टिविटीज है उसमें क्या क्या आती है। एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूं, एक बार आपको रिकॉल करवा देते हैं जी। तो प्राइमरी एक्टिविटीज, अच्छा बताओ ऐसा क्यों कहा मिस्टर माइकल पोर्टर ने एक्टिविटीज को डिवाइड करने के लिए? ताकि हम उन एक्टिविटीज को हटा दें, उन काम को ना करें जिससे हमें फायदा नहीं होता। सीधी सी बात है भाई, ऐसा कोई काम क्यों करें जिससे हमें फायदा ही ना हो। इसका मतलब है नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी को मत करो ना यार। हाँ, दिन में 10 बार किताब उठा के यहां रखी, किताब उठा के वहां रखी, किताब उठा के यहां रखी, किताब उठा के वहां रखी, इससे क्या आपके मार्क्स, आपका आउटपुट बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। इस काम को बंद कर दो भाई। नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी को हटा दो कंपनी से। उसमें खर्चा होता है, एफर्ट्स लगते हैं और इंप्लॉय को काम करना पड़ता है, स्ट्रेस में रहता है वो। यही बात मिस्टर माइकल पोर्टर ने बोली। उन्होंने सभी एक्टिविटीज को पहले 2 कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए बोला। एक का नाम दिया प्राइमरी, दूसरे का नाम दिया सेकेंडरी। इस क्वेश्चन में सिर्फ प्राइमरी की बात की गई है, तो हम सिर्फ प्राइमरी की बात करेंगे। तो प्राइमरी एक्टिविटीज 5 होती हैं, 5 कैटेगरी है। सबसे पहली कैटेगरी आपकी इनबाउंड लॉजिस्टिक। इनबाउंड लॉजिस्टिक एक्टिविटीज, इसमें क्या क्या आता है तो लिखिए, एक्टिविटीज related to receiving of raw material, receiving of raw material from supplier, storing material and finally distributing material for production of different product। तो ये मैंने शॉर्ट में लिखा यहां पर। मटेरियल को रिसीव करना, स्टोर करना,
डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि फिनिश गुड्स बन सके, ये सारे काम इस सब कैटेगरी में आते हैं, इनबाउंड लॉजिस्टिक एक्टिविटीज। चलिए अब लिखते हैं सब कैटेगरी नंबर 2। आप अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ऑपरेशनल एक्टिविटीज। एक्टिविटीज ACD डॉट इधर, एक्टिविटीज रिलेटेड टू, समझ जाना एक्टिविटीज है ये, एक्टिविटीज रिलेटेड टू कन्वर्टिंग इनपुट्स यानी कि रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, इसे बोलते हैं ऑपरेशनल एक्टिविटीज। एग्जाम्पल के लिए देता हूं मैं आपको, आप समझेंगे उससे। एक प्रोग्राम आता है टीवी पर, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसके अंदर एक ट्यूशन टीचर है भीड़े भीड़े, तो आप देखना उस सीरियल के अंदर देखना आप, तो उसकी जो वाइफ है वो क्या बना के बेचती है, शायद आम पापड़ का और किसी का कुछ बिजनेस करती है वो, है ना, आम पापड़ का या कुछ अचार बना के बेचने का बिजनेस करती है वो। तो अचार बनाने के लिए जो आमी चाहिए, जो कच्चा आम चाहिए, उसको घर में लेके आना, उसको सुखाना, है ना, और अचार बनाने के लिए भीड़े द्वारा अपनी पत्नी को दे देना। ये सारे काम जो भीड़े कर रहा है इसे बोलेंगे इनबाउंड लॉजिस्टिक एक्टिविटीज। समझना, बहुत ही बेसिक एग्जांपल है। अचार बनाने के लिए घर में जब कच्चे आम को रिसीव देखो यहां परचेज की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान देना जरा बात को। यहां पर कच्चा आम खरीदने की एक्टिविटी की बात नहीं की मैंने, उसको अलग जगह आती है, वो सेकेंडरी में आती है। यानी कि भीड़े द्वारा कच्चे आम को रिसीव करना, मान लो उसने कहीं ऑर्डर लगा रखा है, वो कच्चे आम को डिलीवरी करने उसके घर पे आया, तो कच्चे आम को रिसीव करना, पहले सुखा के रखना धूप में, उसके बाद उसका अचार बनाने के लिए अपनी वाइफ को दे देना। ये सारे काम जो भीड़े कर रहा है इसे बोलेंगे इनबाउंड लॉजिस्टिक एक्टिविटीज। दूसरा, अब जो भीड़े की वाइफ है, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, शायद माधवी भाभी शायद कुछ बोलते हैं उसके अंदर। अब माधवी भाभी द्वारा उस कच्चे आम से आम बनाने में, उस कच्चे आम से अचार बनाने में जो भी काम किए गए हैं, जैसे तेल को गर्म करना, आमी को काटना, उसको डालना, मसाले डालना, ये सारे काम किसमें आएंगे, ऑपरेशनल एक्टिविटीज के अंदर। किसमें, ऑपरेशनल एक्टिविटीज के अंदर। अच्छा, तीसरी कैटेगरी क्या है, तीसरी कैटेगरी है आउटबाउंड लॉजिस्टिक। आउटबाउंड लॉजिस्टिक एक्टिविटीज यानी कि एक्टिविटीज रिलेटेड टू storage and movement of finished goods from production to home of customer। अब जरा ध्यान देना, एक बार जब अचार बन गया, अचार बन जाने के बाद जब भीड़े उस बने हुए अचार के पैकेट को क्या नाम है उसका दूसरे का, जेठालाल, जब बने हुए उस अचार के पैकेट को जेठालाल के घर पे डिलीवर करके आता है ना, तो वो जो काम है वो आता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक एक्टिविटीज के अंदर। देखो पूरा एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अलग अलग कैटेगरी में, है ना, अलग अलग कैटेगरी में या कह लीजिए सब कैटेगरी के अंदर तोड़ दिया। किसने, मिस्टर माइकल पॉटर ने। ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्योंकि इसके बाद वो कहते हैं आइडेंटिफाई करो उन काम को जो बेकार है, जिससे फायदा नहीं होता, ऐसे काम को हटाओ ना यार। पॉइंट नंबर 4 यानी सब कैटेगरी नंबर 4। सब कैटेगरी नंबर 4 में आता है मार्केटिंग एंड सेल्स। ये तो बड़ा सिंपल है, यहां पर लिखना नहीं पड़ेगा। मार्केटिंग एंड सेल्स मतलब वो सारी एक्टिविटीज जो भीड़े अचार का ऑर्डर लाने के लिए मार्केट में करता है। जैसे कहीं पर बोर्ड लगा देना कि यहां पर घर के बने हुए अचार के पैकेट मिलते हैं, है ना, तो वो सारे काम किसमें आएंगे, मार्केटिंग में एंड सेल्स। एक्चुअल में सेल करना मतलब ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेना। अगला पॉइंट है, अगली सब कैटेगरी है आफ्टर सेल सर्विस।
आफ्टर सेल सर्विस। भाई माल तो बेच दिया, अचार तो बेच दिया, अचार बेचने के बाद हो सकता है किसी को अचार में कुछ दिक्कत नजर आए कि अचार तो कड़वा है जी, ये कितना पुराना है भैया, कितना पुराना माल चेप दिया हमको, अचार तो कड़वा है। और मान लो जेठालाल को अचार कड़वा मिल गया तो क्या करे जेठालाल, सोसाइटी में खड़ा होकर चिल्लाएगा, वो भिड़े अचार कैसा दे दिया। उसके बाद तो जो प्रॉब्लम कस्टमर ने माल खरीदने के बाद बताई उसको ठीक करना। जैसे कुछ किसी ने फोन बेचा, फोन गारंटी में था, फोन में दिक्कत आई तो उसे रिप्लेस करना। कस्टमर ने बोला कि भाई इस फोन में आवाज कम आ रही है, बार बार सैनिटाइज करने से इसका स्पीकर शायद खराब हो गया, आवाज कम आ रही है। तो कंपनी ने बोला कि ठीक है नया फोन है कोई बात नहीं, आप लाओ स्पीकर नया लगा देंगे। तो ये क्या है, आफ्टर सेल सर्विस। तो मिस्टर माइकल पोर्टर ने प्राइमरी एक्टिविटीज को 5 सब कैटेगरी में बांट दिया। किसमें? इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड आफ्टर सेल सर्विस। तो इन पांचों सब कैटेगरी के अंदर क्या क्या आता है वो तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन क्या बोला था? एक्सप्लेन एंड आइडेंटिफाई। एक्सप्लेन तो हमने कर दिया, देखो मैंने कम शब्दों में किया एक्सप्लेन। यहां पर आप लिख सकते हैं एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केटिंग एंड सेल्स, एक्टिविटीज रिलेटेड टू आफ्टर सेल सर्विस। समझ गए? मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ के आंसर को निकालना है। अंग्रेजी तो आप लिख ही लेंगे, उसमें दिक्कत क्या है। चलिए अब पढ़ते हैं जी क्वेश्चन को। अब ध्यान देना जरा, बहुत मजे ले लेके पढ़ेंगे क्वेश्चन को और इस प्रकार से पढ़ेंगे कि हम आंसर ढूंढ रहे हैं। यू आर दी फाइनेंस मैनेजर ऑफ डीपी लिमिटेड। हम कौन है? कंपनी के फाइनेंस मैनेजर। अच्छा। विच इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वायर रॉड्स। तार की रॉड बनाती है ये गोल गोल। बचपन में शायद आपने खेला हो, एक वायर की रॉड सी आती छोटी सी, जिसे बच्चे ऐसे खेलते रहते हैं, वायर रॉड्स। तो ये कंपनी वो बनाती है, यानी कंपनी कुछ मैन्युफैक्चर करती है। अच्छा, क्या इससे हमें फर्क पड़ेगा कि कंपनी वायर रॉड बनाती है या कंपनी पेन बनाती है, हाँ, या कंपनी ग्लास बनाती है? फर्क पड़ेगा इससे? कोई नहीं फर्क पड़ेगा। हमें तो ढूंढना है उन एक्टिविटीज को जो इस 5 कैटेगरी में आती है। क्वेश्चन को पढ़ते रहे, कोई दिक्कत नहीं। ए डिवीजन इन द कंपनी मैन्युफैक्चर्स कॉपर वायर रॉड्स फ्रॉम ए सिंगल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन सेंट्रल इंडिया। यानी ये क्या बनाती है? कॉपर वायर रॉड्स। ठीक है भाई। द डिवीजन परचेजेस रॉ मटेरियल कॉपर कैथोड्स। अब ध्यान देना जरा। द डिवीजन परचेजेस रॉ मटेरियल फ्रॉम वेरियस सप्लायर अक्रॉस द कंट्री। बताओ जरा, क्या ये इनबाउंड लॉजिस्टिक में आएगा? सोच के बताना। सोच के बताना। अगर आप कह रहे हैं कि सर हाँ ये इनबाउंड लॉजिस्टिक में आएगा, तो ध्यान देना यहां पर परचेज करने की बात की गई है। और इनबाउंड लॉजिस्टिक में क्या आता है? रॉ मटेरियल को रिसीव करना, स्टोर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। समझ गए बात को? द कैथोड्स आर मेल्टेड। अच्छा, इनको पिघलाया जाता है। एंड वायर रॉड्स ऑफ वेरियस डायमेंशंस आर प्रोड्यूस्ड। ध्यान देना जरा, ये जो लाइन है कि द कैथोड्स आर मेल्टेड एंड वायर रॉड्स ऑफ वेरियस डायमेंशंस आर प्रोड्यूस्ड। बताओ जरा, क्या ये लाइन किसी सब कैटेगरी में आती है? क्या ये वाला काम इन 5 एक्टिविटी में से किसी एक्टिविटी में आता है? हाँ जी, तो ये आता है आपका ऑपरेशन के अंदर। किसमें आता है? ऑपरेशन, यानी एक्टिविटी नंबर 2 ऑपरेशनल एक्टिविटीज में आता है। तो ये लाइन आपको इसके आंसर में लिख देनी है। आपने एक्सप्लेन तो पहले कर ही दिया था कि ऑपरेशन एक्टिविटीज में क्या क्या आता है ना। अब वो काम जो कंपनी करती है उसको भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया। आपको पता पड़ गया कि रॉ मटेरियल को पिघलाकर वायर रॉड्स को बनाया जाता है। और ये काम किस में आ गया? ऑपरेशन में आ गया जी ये काम। ईच बैच ऑफ वायर रोड्स प्रोड्यूस्ड आर टेस्टेड फॉर क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ। अच्छा, ये किस में आएगा? इसको भी आप ऑपरेशन में ही डाल सकते हैं। ये क्या काम है? टेस्टिंग वाला काम है, यानी प्रोडक्शन करने के बाद टेस्टिंग करी, तो ये भी किस में आएगा? ये भी आपका ऑपरेशन में आएगा। तो यहां पर क्या मैं लिख दूं? सेकंड। समझ जाएंगे इससे आप, इस सेकंड एक्टिविटी में आएगा ये। आगे पढ़ते हैं। द वायर रॉड्स आर स्टोर्ड। ध्यान देना जरा, वायर रॉड्स आर स्टोर्ड
in rolls in the warehouse and dispatched in the company owned truck as per requirement of customer. ये कह रहा है वायर रॉड्स, तो ये क्या है आपका फिनिश गुड्स, ये क्या है आपका फिनिश गुड्स. कुछ बाहर जा रहा है, ध्यान देना जरा, कुछ बाहर जा रहा है. ये क्या है आपकी एक्टिविटी नंबर 3, आउटबाउंड लॉजिस्टिक एक्टिविटी. समझ में आ रही है कहानी? तो भाई साहब ये जो लाइन मैंने यहां पे अंडरलाइन की, ये आपकी थर्ड एक्टिविटी में आएगी. आइडेंटिफाई कर लिया हमने कि भाई साहब ये वाला काम ना आउटबाउंड लॉजिस्टिक में आता है, ये वाला काम ना आउटबाउंड लॉजिस्टिक में आता है. तो देखो सेकंड भी मिल गई हमारे को थर्ड भी मिल गई. अभी फर्स्ट बाकी है, फोर्थ बाकी है, फिफ्थ बाकी है. आगे बढ़ते हैं. द कस्टमर्स आर रिक्वायर्ड टू पे 50% ऑफ इनवॉइस वैल्यू एज एडवांस एंड बैलेंस 50% विद इन 30 days ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स. यानी आधा पेमेंट तो पहले और आधा पेमेंट डिलीवरी होने के 30 दिन के अंदर. क्या ये कोई एक्टिविटी इन पांचों में आ रही है? क्या नहीं आ रही? द कंपनी प्राइजेस इट्स कॉपर वायर रोड्स बेस्ड ऑन द प्राइस प्रिवेलिंग ऑन लंदन मेटल एक्सचेंज आफ्टर एडजस्टिंग इट विद ए फैक्टर टू कवर कन्वर्जन कॉस्ट एंड प्रॉफिट. ये क्या मतलब हुआ? यानी कंपनी किस प्राइस पर कॉपर वायर रोड को बेचेगी, ये डिसाइड करते हैं वो लंदन मेटल एक्सचेंज में जो प्राइस चल रहा है उसके बेस पर. यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप रिलेट कर पाएंगे. गोल्ड का कोई भी आइटम, जैसे मान लो कभी भी आप सुनार के पास जाओ, अपने एरिया में जाओ सुनार के पास, उसे कुछ भी मांग लो. जैसे मान लो उसे आपने बोला सोने की अंगूठी दे दो, हाँ, या कोई सोने की चेन दे दो, तो वो क्या करेगा? वो देखेगा आज के रेट क्या है मार्केट के अंदर, आज के मार्केट में रेट क्या है गोल्ड के. उस आज के रेट के हिसाब से वो तय करेगा कि कितने ग्राम का ये गोल्ड चेन है, तो इसके कितने बन गए, प्लस मेकिंग चार्ज, प्लस मेकिंग चार्ज. अच्छा, उसने वो गोल्ड कितने का खरीदा था इस बात पर ध्यान नहीं देता. वो बोलता भाई साहब आज के जो रेट है वो लूंगा मैं आपसे, मैंने तो ये बहुत सस्ता खरीदा था आज के 5 साल पहले, लेकिन आज के जो रेट हैं वो मैं आपसे लूंगा. वही कहानी ये कंपनी कर रही है. कॉपर रॉड किस प्राइस पर बेचें, ये डिसाइड करती है लंदन मेटल एक्सचेंज पर जो प्राइस है उसके बेस पर. यानी लंदन में जो प्राइस है उसके बेस पर, हाँ, लंदन में जो प्राइस है उसके बेस पर फिर ऐड कर देते हैं अपना मेकिंग चार्ज या प्रॉफिट. क्यों? समझ में आई ना बात? एक सेकंड जरा पानी पी लेता हूं. The company explores newer market by advertising in national dailies and participating in various industrial event in India as well as abroad. An annual, अच्छा पहले सन को पढ़ो, ये जो पढ़ी हमने इसको बताओ जरा, ये कौन सी वाली कैटेगरी में आती है? मार्केटिंग एंड सेल्स में आती है क्या? दोबारा पढ़ते. द कंपनी एक्सप्लोर्स new market by advertising in national dailies and participating in various industrial events in India as well as abroad. हाँ सर, ये मार्केटिंग वाली एक्टिविटी है. उसका मतलब है ये एक्टिविटी नंबर 4 है, मार्केटिंग एंड सेल्स. आओ जरा नीचे. तो यहां पे करना क्या होगा सर? मार्केटिंग एंड सेल्स के बारे में लिखो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो क्या क्या होता है इसके अंदर, और वो लाइन फिर छेप दो कि हाँ हमने आइडेंटिफाई कर लिया भाई साहब, यही वो लाइन है जो मार्केटिंग एंड सेल्स कैटेगरी में आएगी, यही वो काम है जो मार्केटिंग एंड सेल्स कैटेगरी में आएगा. कैसा लगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका? आपको लग रहा होगा सर इतना आसान है केस स्टडी. हाँ इतना आसान है. आगे पढ़ते हैं. एन एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ कस्टमर्स इज कंडक्टेड by the company to improve customer relationship and attract new customer. अरे सर एक और लाइन, यानी कि ये वाली लाइन भी सर चौथी कैटेगरी में आएगी. बिल्कुल सही कहा आपने, ये वाला काम भी कैटेगरी नंबर 4 मार्केटिंग एंड सेल्स में आएगा. तो ध्यान देना जरा.
5 एक्टिविटी के अंदर एक्टिविटी नंबर 2 मिल गई है, एक्टिविटी नंबर 3 मिल गई है, एक्टिविटी नंबर 4 मिल गई है, एक्टिविटी नंबर 1 और एक्टिविटी नंबर 5 अभी बाकी है। एक्टिविटी नंबर 1 क्या है? इनबाउंड लॉजिस्टिक सर्विस। एक्टिविटी नंबर 5 क्या है? आफ्टर सेल सर्विस। चलिए पढ़ते रहते हैं। द कस्टमर्स हैज ए राइट टू रिटर्न, सर लाइन आ गई, कस्टमर हैज राइट टू रिटर्न द मटीरियल इफ क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस आर नॉट मेट। देयर इज ए स्पेशल टीम टू हैंडल सच कंप्लेंट। लो सर, ये दोनों लाइनें कहां पर आएंगी? बताओ जरा। एक्टिविटी नंबर 5, यानी कि हमें ऑपरेशनल एक्टिविटी मिल गई, हमें आउटबाउंड लॉजिस्टिक एक्टिविटी मिल गई, हमें मार्केटिंग एंड सेल्स की एक्टिविटी मिल गई, हमें आफ्टर सेल्स सर्विस की एक्टिविटी मिल गई, एक रह गई सर, इनबाउंड लॉजिस्टिक। पढ़ते हैं, क्या पता मिल जाए। तो देख रहे हैं आप, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ने के बाद क्वेश्चन को किस दिशा में सोचना है यह पता चल जाता है। आगे पढ़ते हैं। द फॉलोइंग ईमेल वॉज सेंट बाई चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी टू यू। ओहो, हमें कंपनी के सीएफओ ने एक ईमेल किया है। अच्छा, जरा देखें क्या ईमेल किया है। तो लिखा है फ्रॉम एंड टू, मतलब सीएफओ ने हमें, हम कौन है? कंपनी के फाइनेंस मैनेजर। सब्जेक्ट में तो क्या लिखा है? कॉमोडिटी प्राइस फ्लक्चुएशन। अब भाई जिस प्राइस पर ये बेचते हैं वो प्राइस लंदन मेटल एक्सचेंज पर लिस्टेड प्राइस के ऊपर बेस्ड है, तो प्राइस में फ्लक्चुएशन तो होंगी ही ना। गोल्ड की चेन आज लेने जाएंगे, अलग पैसे लगेंगे। वही चेन एक हफ्ते बाद लेने जाएंगे, अलग पैसे लगेंगे। वही चेन 1 महीने बाद लेने जाएंगे, अलग पैसे लगेंगे। क्यों? क्योंकि पैसे निर्भर करते हैं मार्केट में आज गोल्ड का रेट क्या है, इस बात पर। सुनार ने किस रेट पे खरीदा था इस बात पर नहीं, आज क्या रेट है गोल्ड का इस बात पर निर्भर करता है। अब पढ़ते हैं जी इसकी ईमेल, जरा देखें क्या बोल रहे हैं। जरा ध्यान देना, हम जब क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं ना तो हम तीनों रिक्वायरमेंट को लेकर चल रहे हैं दिमाग के अंदर, तीनों। चलो भाई पढ़ते हैं, चलो भाई। द बोर्ड इज क्वाइट अवेयर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिलेटेड रिस्क। बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनको पता है कि फॉरेन एक्सचेंज में जो ऊपर नीचे होता है ना, कभी रुपया महंगा कभी रुपया सस्ता, इसका असर पड़ता है बिजनेस पर। हाउएवर दे आर नॉट मच अवेयर ऑफ रिस्क related to fluctuation in commodity price. The price of copper, which are used to manufacture copper wire rods, has fallen down by 20% in the last 6 months owing to global factor. कुछ लग रहा है आपको यहां पे कुछ दिक्कत की बात कर रहे हैं क्या? ये रिक्वायरमेंट नंबर 2 कोई दिक्कत, इश्यूज? सोचो जरा। दिक्कत की यहां पे बात कर रहे हैं, इसका मतलब है इस ईमेल से हमें रिक्वायरमेंट नंबर 2 में जो पूछा है ना दिक्कतें क्या है, उसका आंसर मिलेगा। इसका मतलब यहां से इसने क्या बोला कि जो कॉपर है ना, जिसका इस्तेमाल करते हैं कॉपर वायर रॉड को बनाने में, यानी कि ये बात कर रहा है रॉ मटेरियल की, और वो कहता है कि इसका दाम 20% गिर गया है। किसका दाम? रॉ मटेरियल का दाम गिर गया है। तो ये प्रॉब्लम कैसे हुआ फिर? अगर रॉ मटेरियल का दाम गिर गया है तो ये तो अच्छी बात है, मुनाफा तो बढ़ेगा। तो प्रॉब्लम कैसे हो गई इनको? आगे पढ़ते हैं भाई, क्या दिक्कत है। द प्रोक्योरमेंट टीम ऑफ कॉपर वायर डिवीजन हैज बीन वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू बाय दीज मेटल्स एज दे एक्सपेक्ट द प्राइस टू फॉल डाउन फर्दर। बात समझ में आ गई। मटेरियल का प्राइस गिरने के बाद भी इस कंपनी को तकलीफ क्यों हो रही है? अगर मटेरियल का प्राइस गिरता है तो कंपनी खुश होती है। क्यों? प्रॉफिट बढ़ेगा, अब कॉस्ट कम हो गई। ये पहली कंपनी ऐसी देख रहे हैं हम जिसमें प्राइस गिरने पर कंपनी को टेंशन हो गई है। टेंशन होने की वजह क्या है जरा ध्यान से देखना। टेंशन होने की वजह यहां पर बताई गई है। जो इनकी प्रोक्योरमेंट टीम है, यानी कि जो इनके परचेज मैनेजर साहब है ना, वो वेट कर रहे हैं सही समय का, तब खरीदूंगा, और उम्मीद कर रहे हैं प्राइस और कम चला जाएगा। बाप रे बाप, प्रॉपर्टी के दाम इतने नीचे हो गए, मगर जो खरीदार है उससे पूछो आप कि प्रॉपर्टी क्यों नहीं खरीद रहे आप तो पहले बहुत कहते थे घर खरीदूंगा घर खरीदूंगा घर खरीदूंगा, अब घर क्यों नहीं खरीद रहे आप?
तो आपको ऐसा कुछ जवाब मिलेगा कि अभी ये और नीचे जाएगा। समझे? उसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं परचेज मैनेजर साहब। ये कह रहे हैं हाँ मटेरियल का प्राइस 20% गिर चुका है, लेकिन मैं इसे अभी नहीं खरीदूंगा, मैं इसे और गिरने के बाद खरीदूंगा और मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये और गिरेगा। सोचो जरा, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये परचेज मैनेजर साहब? गिरने से इन्हें क्या फायदा होगा? इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस के फेवरेबल आने पर कुछ इंसेंटिव रख दिया हो। सोचो, अगर कंपनी ने इनको एक इंसेंटिव दिया हो कि सुन लो परचेज मैनेजर साहब, अगर डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस फेवरेबल आ गया ना तो आपकी चांदी करवा देंगे। जितना मुनाफा कंपनी का आप करवाओगे मटेरियल को खरीदने में, उसका 20% आपको दे देंगे इंसेंटिव के रूप में। अगर कंपनी ने ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रखी है तो देख लो, उस पॉलिसी का इसने गलत इस्तेमाल कर दिया। उस पॉलिसी को परचेज मैनेजर ने गलत तरीके से ले लिया। वो पॉलिसी परचेज मैनेजर को कम में खरीदने के लिए मोटिवेट करनी चाहिए और इसको गलत तरीके से मोटिवेट हो गया है। ये बोल रहा है और कम होगा तभी खरीदूंगा, अभी नहीं खरीदूंगा। इसको फिक्र नहीं है कि अगर ये मटेरियल नहीं खरीदेगा तो फिनिश गुड्स कहां से बनेगा, और फिनिश गुड्स नहीं बनेगा तो प्रॉफिट कहां से होगा। ये इतना स्वार्थी हो गया है, ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। कंपनी भाड़ में जाए, इन्वेस्टर जो इस कंपनी के अंदर पैसा लगा के बैठे हैं भाड़ में जाए। ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य है, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस को पॉजिटिव करना, फेवरेबल करना, क्योंकि उससे मुझे फायदा मिलेगा। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कंपनी के अंदर। देख रहे हैं आप, कोई भी स्कीम, इंसेंटिव स्कीम लगाने के बाद ये जरूर चेक करना चाहिए कि जो रिजल्ट हम सोच रहे थे वो आया कि नहीं आया, वो रिजल्ट आया कि नहीं आया। अगर रिजल्ट नहीं आया तो भाई साहब ये स्कीम यहां पर काम नहीं कर रही है। दवाई खिलाने के बाद डॉक्टर जरूर बोलता है अगर ठीक ना हो तो लौट के आ जाना। वैसे ये दवाई सब पर काम करती है, लेकिन फिर भी चांसेस हैं कि आप पर काम ना करे। देख लो यहां पर, अगर इस कंपनी ने डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस के फेवरेबल होने पर परचेज मैनेजर साहब को इंसेंटिव देने की बात की थी तो ये बात इस कंपनी के लिए जी का जंजाल बन गई है। और ये परचेज मैनेजर साहब खरीद ही नहीं रहे मटेरियल, वेट कर रहे हैं और गिरेगा तब खरीदूंगा, और गिरेगा तब खरीदूंगा, और गिरेगा तब खरीदूंगा। अरे कितना गिराओगे? पता लगा कंपनी ही गिर गई, इन्वेस्टर छोड़कर भाग गया। हाँ, कब तक कस्टमर को डिलीवरी नहीं कर पाओगे तब? ऐसा क्या प्रॉफिट? आ जाओ भाई। हावेवर वी आर एट द वर्ज ऑफ स्टॉक आउट ऑफ दीज मेटल्स एज नो परचेज वॉज मेड इन लास्ट 1 month। परचेज मैनेजर ने तो हद कर दी भाई। पिछले 1 महीने से मटेरियल ही नहीं खरीदा और स्टॉक आउट होने के चांसेस बन गए। स्टॉक आउट मतलब कस्टमर गेट पर खड़ा है, कह रहा भाई साहब फिनिश गुड्स बेचो पैसे ले लो, फिनिश गुड्स बेचो पैसे ले लो। और कंपनी क्या बोल रही है? हमारे पास स्टॉक नहीं है, हमारे पास बना हुआ फिनिश गुड्स नहीं है। इससे बड़ा पाप एक कंपनी में हो नहीं सकता। कस्टमर कंपनी की जान होता है। कस्टमर पेमेंट करेगा, कंपनी को मुनाफा होगा, कंपनी को मुनाफा होगा तो गवर्नमेंट चलेगी, इन्वेस्टर चलेगा, इंप्लॉय चलेगा, देश चलेगा, दुनिया चलेगी। और अगर ऐसे परचेज मैनेजर आपकी कंपनी में आ गए तो कंपनी को बिठा देंगे, ये ना खुद चलेंगे ना आपको चलने देंगे। बताओ जरा, परचेज मैनेजर का व्यू शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। शॉर्ट टर्म है। ये नहीं सोच रहे कि जिस डाल पर मैं बैठा हूं उसी को काट रहा हूं, जिस डाल पर मैं बैठा हूं उसी को काट रहा हूं। अरे लॉन्ग टर्म में कंपनी अगर चलेगी ही नहीं तो मुझे कहां से मिलेगा डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस के फेवरेबल आने पर इंसेंटिव? ये बात ये मैनेजर साहब सोच ही नहीं रहे। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको वर्बली बताई है ना, इन्हीं सब बातों को बस आप रिक्वायरमेंट नंबर 2 के अंदर लिख देना, बता देना। इशू नंबर 1, परचेज मैनेजर साहब, प्रोक्योरमेंट टीम शॉर्ट टर्म है, उनका ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म पे डिपेंडेंट है, वो कंपनी के लॉन्ग टर्म व्यू को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। उनको बता देना कि परचेज मैनेजर साहब इन्वेस्टर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, परचेज मैनेजर साहब कस्टमर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, और ना ही वो कंपनी के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। ये सारी बातें आप लिख देना, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां तक हमने पढ़ लिया, लेकिन अभी तक हमें एक्टिविटी नंबर 1 नहीं मिला, इनबाउंड लॉजिस्टिक। देखते हैं भाई।
द बोनस ऑफ प्रोक्योरमेंट टीम largely depends on annual savings as compared to budgeted cost of purchase. ओहो, ये तो वही बात है जो मैंने बोली. हाँ, इस कंपनी के अंदर डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस फेवरेबल होने पर मिठाइयां बांटी जाती हैं, रेवड़ियां बांटी जाती हैं, इंसेंटिव दिए जाते हैं, बोनस दिए जाते हैं. अब भाई साहब, इस प्रोक्योरमेंट टीम ने तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचने की सोच ली और कंपनी के बारे में ये नहीं सोच रहे. और दुखी कौन है? सीएफओ क्या लग रहा है कि यार मैं तो पढ़ के आया था कि अगर परचेज मैनेजर कम प्राइस पे खरीदे उसको बेनिफिट दो, मैं वही तो दे रहा हूं, फिर दिक्कत क्या है? तो दिक्कत यह है कि इस स्कीम को परचेज मैनेजर ने गलत तरीके से पकड़ लिया है. वो कंपनी के बारे में सोच ही नहीं रहा. उसे ये पता ही नहीं कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव और उसका ऑब्जेक्टिव अलाइन होना चाहिए. अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने से पहले उसे कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के बारे में सोचना चाहिए. इसे बोलते हैं गोल कॉन्ग्रुएंस. चैप्टर नंबर 11 बजटरी कंट्रोल हमने पढ़ा था. गोल कॉन्ग्रुएंस डिपार्टमेंट के मैनेजर को अपने डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को बढ़ाने का पूरा श्रेय मिलता है, लेकिन उसे अपने डिपार्टमेंट के प्रॉफिट को बढ़ाने के साथ साथ कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाने पर भी ध्यान देना चाहिए. अपने प्रॉफिट को बढ़ाने से पहले कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाने के ऊपर फोकस करना चाहिए. इसे बोलते हैं गोल कॉन्ग्रुएंस. चैप्टर नंबर 11 बजटरी कंट्रोल. ये परचेज मैनेजर साहब को नहीं पता गोल कॉन्ग्रुएंस क्या होता है. शायद सीएफओ को भी नहीं पता, तभी तो हमें चिट्ठी भेजी है और बुलाया है. अब हम भी बोलेंगे लाओ भाई चेक लाओ, लिखो, इस पर नाम लिखो, पुरुषोत्तम अग्रवाल, बनाओ जरा चेक, अमाउंट हम खुद भरेंगे, बस साइन मार देना आप. ऐसा होगा अगर आप कंपनी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे. आई एम नॉट हैप्पी विद द अप्रोच ऑफ स्पेकुलेशन एंड मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन इन रॉ मटेरियल. ये कौन बोल रहा है? जिसने मेल लिखी. मेल किसने लिखी? सीएफओ ने लिखी. बोल रहा मैं खुश नहीं हूं. अरे वो तो हमें समझ में आ गई बात, हम समझ गए भाई तुम खुश क्यों नहीं हो, तुम्हें क्या तकलीफ है हम जान गए. कुड यू हाईलाइट द इश्यूज related with our performance measurement mechanism and suggest how it can be improved. ध्यान देना जरा, ये जो आखिरी की लाइन है ना, रिक्वायरमेंट नंबर 2 और रिक्वायरमेंट नंबर 3 को यहां पर फिर से लिख दिया. यानी कि ये वो लाइन है जिसे पढ़ो ना पढ़ो फर्क नहीं पड़ता. तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका. अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर आपने सारी बातें कर ली, रिक्वायरमेंट नंबर 1 की कैटेगरी नंबर 1 एक्टिविटी नंबर 1 तो मिली ही नहीं. हाँ जी, नहीं मिली. तो आइडेंटिफाई क्या करें फिर यहां पर? अब ठीक बात है, यहां पर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. तो आपको करना क्या है? आपको बस यही एक्सप्लेनेशन दे देनी है और साथ में रॉ मटेरियल का बस नाम लिख दो. ये रहा रॉ मटेरियल कॉपर कैथोड्स. तो यह है इस मटेरियल का नाम, बस इसी को लिख दो और काम बन गया. तो क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते रिक्वायरमेंट नंबर 1 का आंसर मैंने आपको दे दिया है, रिक्वायरमेंट नंबर 2 का आंसर मैंने आपको दे दिया है. आंसर वही लिखना है जो मैंने आपको वर्बली बताया है, अंग्रेजी में आप आराम से लिख लोगे. अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 3 की. उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आ रहा होगा, आपको यह समझ में आ रहा होगा कि आखिर क्वेश्चन में सोचते कैसे हैं. रिक्वायरमेंट नंबर 3 की बात करेंगे अब. अच्छा एक बार एक काम करते हैं सर, 2 मिनट को. रिक्वायरमेंट नंबर 3 को करने से पहले रिक्वायरमेंट नंबर 1 और रिक्वायरमेंट नंबर 2 में आईसीए ने क्या आंसर लिखे एक बार देख लेते हैं. देखो आईसीए ने क्या बोला, वैल्यू चेन एनालिसिस को एक्सप्लेन किया है. क्या क्वेश्चन में पूछा गया इसके बारे में? नहीं पूछा गया. तो फिर क्यों कर रहे हैं एक्सप्लेन? आपको समझाने के लिए. क्या आपको एग्जाम में लिखना है? नहीं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर आपका मन कर रहा है तो 1 लाइन 2 लाइन लिख दो, बट इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. आंसर की लेंथ को बढ़ाने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. ध्यान से समझना बात को, आंसर की लेंथ को बढ़ाने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. क्वेश्चन में यह बात पूछी नहीं गई. उसके बाद प्राइमरी एक्टिविटी की बात करी, इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विस. ठीक बात है, वही बात करी जो हमने बताई. भाई यहां पे बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे हुए हैं, आपको इतने बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने. आपको बस ऐसे इसका मतलब एक्सप्लेन किया और वो कौन सी लाइन जो क्वेश्चन में दी गई है और इसके अंदर फॉल करती है उस लाइन को लिख दो यहां पर, बस खत्म बात. आपने एक्सप्लेन कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया कि ये काम इस कैटेगरी में आता है. तो ये था आपका रिक्वायरमेंट नंबर 1. रिक्वायरमेंट नंबर 2 की बात करते हैं जरा. देखो रिक्वायरमेंट नंबर 2, रिक्वायरमेंट नंबर 2 में जरा पहले नीचे आ जाओ. रिक्वायरमेंट नंबर 2 तो आपको कुछ दिखेगा, ये ऑप्टिमम परफॉर्मेंस मेजरमेंट.
ऑप्टिमम परफॉर्मेंस मेजरमेंट, जरा ध्यान देना। यहां पे क्या बताया गया कि एक अच्छा परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम कैसा होना चाहिए। अच्छा बताओ, क्या क्वेश्चन नहीं पूछा था? बताओ जरा, क्या क्वेश्चन नहीं पूछा है? नहीं पूछा है तो क्या एग्जाम में लिखने की जरूरत है? लिखने की जरूरत नहीं है। आई से नहीं क्यों लिखा? आपको समझाने के लिए। एग्जाम में रिक्वायरमेंट है? नहीं है। लिखने का मन करे तो लिख दो, आंसर की लेंथ बढ़ाने के लिए। बट ध्यान देना, ये रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की नहीं है। फिर भी लिखना चाहो लिख सकते हो, मना कौन करेगा आपको, लिख दो। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है? इश्यूज, कंपनी के अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो यहां पर कैसे लिखी गई प्रॉब्लम? यहां पर छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखी गई है। तो आप कैसे कर सकते हो? आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो। कैसे? पॉइंट वाइज। जैसे मैं बताता हूं, पहला पॉइंट लिख दो आप, क्या कि बोनस इज, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, बोनस इज पेड on the basis of favorable डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ये क्या भाई? ये इशू है, प्रॉब्लम है ये। अच्छा जी, प्रॉब्लम क्यों होगा जी ये? तो लिखिए जरा, बोनस इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ फेवरेबल डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। नाउ परचेज मैनेजर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, नाउ परचेज मैनेजर इज वेटिंग फॉर more price reduction, waiting for more price reduction to buy raw material and increase favorable direct material price variance. This way of buying raw material is likely to create stock out situation। देख रहे हो आप? तो मैंने बता दिया ऐसा क्यों है कि ये प्रॉब्लम बन गया। अच्छा, क्या ये प्रॉब्लम बनना चाहिए था? भाई साहब नहीं बनना चाहिए था। मैनेजमेंट ने अपने इंप्लॉयज के बारे में अच्छा सोचा है, लेकिन इंप्लॉयज सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, स्वार्थी हो गया है। इसीलिए ये अच्छी बात होने के बाद भी क्या बन गई है? बेकार बात, गंदी बात, कंपनी के लिए फायदा नहीं है इसके अंदर। अच्छा, कंपनी को क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप क्या बोलेंगे? सर क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, करेक्ट। फिर भी कंपनी को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन ने पूछ ले तो क्या करते? तो हम बोलते कि बोनस दो कंपनी के प्रॉफिट के बेस पर। अब बता भाई मैनेजर, अब भी खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? सर अब तो खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या बोला, प्रॉफिट होगा तो बोनस मिलेगा। और प्रॉफिट तब होगा जब कस्टमर लौटेगा नहीं, खरीद कर जाएगा। और कस्टमर जब खरीद जाएगा जब फिनिश गुड्स रेडी होगा। फिनिश गुड्स कब रेडी होगा? जब मटेरियल मार्केट में आ जाएगा। तो जब मटेरियल मार्केट में आ जाएगा मतलब मटेरियल खरीदना पड़ेगा सर। देखा आपने? तो आपने तरीके को चेंज करा, हो सकता है मैनेजर पर पॉजिटिव इंपैक्ट आ जाए। देखो अभी भी हो सकता है कोई मैनेजर इसमें भी गलती कर दे। हालांकि ये जो सॉल्यूशन था क्वेश्चन में पूछा नहीं था, तो मैंने लिखा भी नहीं है। दूसरी बात क्या लिख सकते हो आप? ये तो इश्यू नंबर 1 था। एक और इश्यू लिख दो कि मैनेजर इज कंसर्न विद शॉर्ट टर्म बेनिफिट। ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट कंपनीज बेनिफिट। मतलब इसमें लिख सकते हो कि भाई जो मैनेजर है उसे गोल कॉन्ग्रुएंस के बारे में नहीं पता। द मैनेजर या द प्रोक्योरमेंट टीम डज नॉट नो अबाउट गोल कॉन्ग्रुएंस। चैप्टर नंबर 11 बजटरी कंट्रोल। तो उसको बताओ कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव पूरे करने हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के साथ। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने प्रॉफिट पर ध्यान दो, कंपनी का प्रॉफिट भाड़ में जाए, कंपनी के इन्वेस्टर भाड़ में जाए, कंपनी का कस्टमर हमें मतलब नहीं है, ऐसा ना हो। तो जो बातें मैं आपको वर्बली बता रहा हूं ना उसको आप लिख सकते हैं इसके अंदर अच्छे से। अच्छा, मैंने बड़ी शॉर्ट में लिख के आपको समझा दिया कैसे लिखना है, बाकी आप तो लिख ही लोगे। भाई इंग्लिश में लिखना है, इसे कन्वर्ट कर लो, लिखते जाओ आराम आराम से, अच्छे से बनाओ। और ध्यान देना, कोई भी पॉइंट लिखोगे ना आप तो कोशिश करो कि 3 या 4 लाइन में मैक्सिमम आ जाए। बस मैक्सिमम कितना? 3 से 4 लाइन बस। फिर पॉइंट चेंज कर दो। 3 से 4 लाइन से बड़ा पैराग्राफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना वक्त नहीं होता कि आपके पैराग्राफ के अंदर वो कीवर्ड्स को ढूंढे।
तो आपको ये काम खुद से करना पड़ेगा। आपको मैक्सिमम 3 से 4 लाइन के अंदर अपने एक पॉइंट को पूरा कर देना होगा। और साथ में जो कीवर्ड्स हैं उन्हें हाईलाइट कर दो। कैसे? हाईलाइटर से नहीं, अरे पेन से कर दो अंडरलाइन, बस बन गई बात। पेन से ऐसे 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 अंडरलाइन कर दो, काम हो गया। बना दो स्क्वायर, सर्कल बना दो, काम बन गया। तो यह तरीका उन कीवर्ड्स को हाईलाइट करने का एग्जामिनर को। नंबर पूरे मिलेंगे, बहुत मजा आएगा। रिक्वायरमेंट नंबर 2 हम यहां पर अब पूरी कर चुके हैं और आपको समझा भी दिया मैंने कि कितना आंसर आईसीआई में लिखा है, क्यों लिखा है। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 3 की। अब जरा ध्यान देना, रिक्वायरमेंट नंबर 3 के अंदर में बताना है ऑल्टरनेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम। तो अब रिकॉल करोगे एग्जाम हॉल में बैठे बैठे कि यार चैप्टर नंबर 8 के अंदर 9 मॉडल पढ़े थे हमने। कुछ फाइनेंशियल मॉडल थे और कुछ नॉन फाइनेंशियल थे। अच्छा, फाइनेंशियल मॉडल में था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से क्या यह प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या था? डिवीजन प्रॉफिट डिवाइड बाय डिवीजन एसेट मल्टीप्लाइड बाय 100। नहीं, इससे सॉल्व नहीं हो पाएगी। क्यों? इससे कस्टमर पर कहां ध्यान गया, जबकि कस्टमर पर ध्यान नहीं दे रहा प्रोजेक्ट मैनेजर। हाँ, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला मॉडल यहां पर काम नहीं आ पाएगा। अच्छा, दूसरा कौन सा था? रेसिडुअल इनकम, मगर वो भी तो डिपार्टमेंट का ही था। रेसिडुअल इनकम ऑफ डिपार्टमेंट। अभी भी क्या हो रहा है, वो डिपार्टमेंट की इनकम पर तो फोकस कर रहा है, कंपनी की इनकम पर तो फोकस नहीं कर रहा। नहीं, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वहां पे तो कंपनी की इकोनॉमिक वैल्यू निकालने की बात करते हैं, कंपनी के अंदर सुपर प्रॉफिट जनरेट करने की बात करते हैं। वो कहां बात आ गई? यहां तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, नहीं काम करेगा। चौथा है शेयर होल्डर वैल्यू एडेड। शेयर होल्डर वैल्यू एडेड, शेयर होल्डर की वैल्यू पर शेयर निकाल लेंगे तो उससे क्या ये प्रोक्योरमेंट टीम वाला बंदा ठीक हो जाएगा? नहीं, ये काम नहीं कर रहा। तो यार ये चारों तो काम नहीं कर रहे, चारों थे फाइनेंशियल मॉडल। अच्छा, नॉन फाइनेंशियल मॉडल भी थे। कौन से थे? याद करो। ट्रिपल बॉटम लाइन था, पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट। यार पीपल के बारे में भी, इसमें प्लैनेट के बारे में कोई बात नहीं करी गई है, इन्वायरमेंट के बारे में कोई क्वेश्चन बात नहीं है, तो नहीं, ये सॉल्व नहीं कर पाएगा। अगला परफॉर्मेंस पिरामिड मॉडल। 4 लेवल थे, नहीं वो एक अलग चीज है यार। इंटरनल इफेक्टिवनेस, एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस, वो भी नहीं कर पाएगा यहां पे काम। परफॉर्मेंस प्रिज्म मॉडल, परफॉर्मेंस प्रिज्म मॉडल, परफॉर्मेंस प्रिज्म मॉडल, उसमें तो प्रिज्म टाइप का कुछ था। वेरी स्टेक होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशन, स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन, नहीं ये भी बात नहीं कर पाएगा। अगला क्या था? बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। 4 काम करने होंगे, 2 रिजल्ट मिल जाएंगे, वो अलग मॉडल है, वो भी यहां पे काम नहीं आएगा। अच्छा, एक था बैलेंस स्कोर कार्ड मॉडल। उसमें क्या था? फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, कस्टमर पर्सपेक्टिव, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, और चौथा था लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। हाँ, ये वो मॉडल है जिसके बेस पर ये कंपनी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। इसकी प्रॉब्लम क्या है? एक है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर प्रोक्योरमेंट मैनेजर ध्यान ही नहीं दे रहा है। कस्टमर पर्सपेक्टिव, हाँ जी, कस्टमर के बारे में नहीं सोच रहा। अच्छा, लर्निंग एंड ग्रोथ, इसके बारे में भी नहीं सोच रहा कैसे कंपनी आगे बढ़े। और एक था आपका इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, यानी वो काम, कौन सा काम है कंपनी के अंदर जो हमें बेहतरीन करना चाहिए ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़े। हाँ, तो ये मिल गया जी मॉडल। कैसा, कौन सा मॉडल है? बैलेंस स्कोर कार्ड मॉडल। तो बैलेंस स्कोर कार्ड मॉडल को लिखना है, इसकी मदद से इस कंपनी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए अब सॉल्व कैसे करेंगे। स्टडी मैट में देखो लिखा मिल रहा है आपको, ऑल्टरनेटिव परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम, बैलेंस स्कोर कार्ड, वही सारी बातें यहां पे करी गई हैं। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, हम शेयर होल्डर को कैसा दिखते हैं, किसको समझाना है? ये प्रोक्योरमेंट टीम को। उनको पूछना है आपको सवाल कि आप जो ये मटेरियल नहीं खरीद रहे हो, आप जो ये मटेरियल का प्राइस कम होने का वेट कर रहे हो, क्या आपने कभी सोचा है कि इससे हमारे इन्वेस्टर क्या सोच रहे होंगे? हाँ, हमारे इन्वेस्टर क्या सोच रहे होंगे इसके बारे में, हमारे शेयर होल्डर इससे क्या सोच रहे होंगे? क्या हमारी सेल्स बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही। तो जब ये बात आप अपने प्रोक्योरमेंट टीम के मैनेजर को बोलोगे तो उसको लगेगा कि हाँ उसने कुछ गलती की। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, आपने दिखाया कि इस एंटिटी के अंदर शेयर होल्डर का भी एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट है और आप उसे पूरा करने पर ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक बात है। दूसरी बात कस्टमर पर्सपेक्टिव, कस्टमर क्या चाहता है कि मुझे टाइमली, गुड क्वालिटी का, बेस्ट प्राइस पर फिनिश गुड्स मिले। हाँ जी, परचेज मैनेजर साहब, क्या इस बारे में कभी आपने सोचा
कि कस्टमर को क्या टाइम पर मिल रहा है? आपने नहीं सोचा। आप सिर्फ अपने मुनाफे के बारे में सोच रहे हो। इस बारे में सोचो, कस्टमर पर्सपेक्टिव के बारे में सोचो और जरा लगाओ कैसे कस्टमर को हम सेटिस्फाई करें। तीसरा, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव। आपको इंसेंटिव चाहिए ना, आप ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप प्रॉफिट को बढ़ाने पर ध्यान दें। आप कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाने पर ध्यान दें। कैसे? माल खरीदें, प्रोडक्शन करें, सेल करवाएं और क्या होगा? प्रॉफिट आपको हिस्सा मिलेगा। तो ये क्या है? इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव। तो आप आइडेंटिफाई करें उन चीजों को जिनसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़े और आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। ध्यान देना, आप चाहते क्या थे? कम प्राइस पर खरीदूं ताकि ज्यादा मुनाफा मिले कंपनी से, तो मिलेगा ना आपको ज्यादा मुनाफा। आप कोई ऐसा काम ढूंढो और उस काम को और बेहतर कर दो, और बेहतर और बेहतर और बेहतर, हमारी सेल बढ़ जाए, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए, ज्यादा मुनाफा होगा, आपको ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा आपको। यह था इंटरनल कस्टमर पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, लर्निंग एंड ग्रोथ। यहां पे लिखा है ट्रेनिंग एंड ग्रोथ, लर्निंग एंड ग्रोथ। लर्निंग एंड ग्रोथ बेसिकली यहां पर क्या बात कर रहे हैं कि आप एंटिटी के लिए कुछ नया क्रिएट करो, आप कुछ ऐसा लर्न करो कि कंपनी के लिए कुछ नया क्रिएट करो, कंपनी की ग्रोथ हो, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है, इशारों इशारों में आप अपने प्रोक्योरमेंट टीम को समझा दें कि बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर 4 पर्सपेक्टिव हैं। उन 4 पर्सपेक्टिव को अगर प्रोक्योरमेंट टीम ध्यान दे तो उनको उनकी गलती समझ में आएगी और वो प्रॉफिट को इंप्रूव करने के लिए काम करेंगे और उस प्रॉफिट में उनको क्या दे दो? हिस्सेदारी। तो ये बात करी मैंने रिक्वायरमेंट नंबर 3 की। अब जाकर केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हुआ है। कैसा लगा इस प्रकार का डिटेल्ड डिस्कशन? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको मजा आना चाहिए, यही मेरा पर्पस है। अगर आपको मजा नहीं आएगा तो कैसे बात बनेगी? अब इसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कैसा लग रहा है जी? पहले आप ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। हाँ जी, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे पढ़ना होता है ये कोई नहीं बताता। पढ़कर बता दिया, आपको महसूस नहीं कराया। मैं आपको महसूस करवाना चाहता हूं कि जो केस स्टडी के क्वेश्चंस है ना, बहुत ही आसान है और पढ़ाने में तो देखो, एग्जाम के अंदर सोचना कैसे है इस बात में ट्रेन करना ये एक अलग तरीका है। एग्जाम हॉल में जब आप बैठे होते हैं ना, तो तुरंत समझ पाना कि कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये बातें बड़ी मैटर करती हैं। देखो, मान लीजिए एक बेटा है, उसकी मैरिज हो गई और पिताजी हैं उनके। अब मैरिज के बाद नॉर्मली थोड़ी बहुत कहा सुनी हो जाती है। तो ऐसे में हुआ क्या कि बेटा अपने पिताजी से लड़ने लगा। पिताजी परेशान हो गए कि यार जब से इसकी मैरिज हुई है ये मुझसे लड़ता रहता है यार। तो पिताजी एक उनके दोस्त के पास गए, दोस्त को सारी प्रॉब्लम बता दी। दोस्त उनकी प्रॉब्लम को सुनता रहा कि हाँ भाई ये दिक्कत है, हाँ जी मेरे बेटे ने ये बोल दिया, हाँ जी मेरे बेटे ने वो बोल दिया, वो मुझसे ये चाहता है, वो मुझसे ये चाहता है। हाँ, तो दोस्त ने सारी बातों को सुना और सारी बातों को सुनने के बाद कुछ ना कुछ सलाह दी होगी तो सिंपल शब्दों में कहूं तो यही है आपकी केस स्टडी। कंपनी की प्रॉब्लम को कंपनी का मैनेजमेंट हमसे आके कहता है, लेकिन हम कौन है? हम हैं एक्सपर्ट। हमारे पास वो स्किल है जिसकी मदद से हम कंपनी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जब रियल लाइफ के अंदर आप किसी कंपनी में जुड़ोगे ना, वहां पर अगर आपने कंपनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर दिया ना, तो भाई साहब सैलरी ऐसे बढ़ती है रॉकेट की तरह। किसी भी कंपनी को वो इंप्लॉय चाहिए जो इंप्लॉय मेंटेलिटी का ना हो। ध्यान देना मेरे शब्दों पर, वो इंप्लॉय चाहिए जो इंप्लॉय मेंटेलिटी का ना हो, जो ओनर मेंटेलिटी का हो, जो प्रॉब्लम्स क्या है ये बताना ना जाने, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जानता। कॉस्टिंग क्या है? रियल बिजनेस प्रॉब्लम्स को रियलिटी में आने से पहले पेन पेंसिल कॉपी किताब लेकर
सोच सोच कर सॉल्व करके सीखने का तरीका। प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार कर रहा है कॉस्टिंग आपको। जिंदगी में कई सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। अभी आप सीए कर रहे हैं, कल को आप सीए बन जाएंगे, जॉब करनी है, अपना खुद का प्रोफेशन करना है, डिसीजन लेना होगा। तो वहां पर काम आएगा आपको इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस। आइडेंटिफाई करो, इवेल्युएट करो इन 5 पॉइंट पर और चेक करो कि जो काम आप करने जा रहे हो, चाहे तो जॉब है चाहे तो बिजनेस है, क्या वो काम में मोटा मुनाफा होगा, ऐसा लगता है आपको? चेक करो। अगर आपने डिसीजन लेने से पहले इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस को इंप्लीमेंट नहीं किया तो पढ़ना बेकार है। आपके अंदर वो ज्ञान डेवलप नहीं हुआ, फिर प्रैक्टिकली चीजों को आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। उस पढ़ाई का क्या मतलब जो इस्तेमाल ही ना हो? क्या करोगे ऐसी पढ़ाई का? गूगल पे पढ़ा है बहुत कुछ, क्यों दिमाग में भर रहे हो? फिर कुल मिलाकर बात यह है कि स्टडी के क्वेश्चन से प्यार करो। कि स्टडी के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त एक अलग नजरिया रखो। इस प्रकार सोचो कि यार ये एक बिजनेस की प्रॉब्लम है और इतनी बड़ी कंपनी मेरे पास आई है, मेरे घर के द्वारे आई है, मोटी फीस चार्ज करूंगा। लेकिन कब मिलेगी मोटी फीस? जब आप कंपनी की उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे। सॉल्व कैसे करोगे आप? फालतू की बातें करके ना जी ना। आप लिखोगे एज पर दिस मॉडल टॉट बाई दिस मैन, हाँ, जिन्होंने बनाया, उसके अंदर ये 4 बातें कही गई थी और ये 4 बातें अगर आप इंप्लीमेंट कर लें तो आपको फायदा होगा। देखो, बात को कहने की खूबसूरती उस बात का वजन बढ़ा देती है। आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। एक कंपनी पेपर बनाया करती थी। क्या बनाती थी? पेपर, जिस पर आप नोट्स बनाते हो ना, रजिस्टर। अच्छा, किससे बनता है रजिस्टर? तो आपको पता होगा, पेड़ों से बनता है भाई। तो क्या करना पड़ता होगा? पेड़ों को काटना पड़ता होगा, है ना? अच्छा, एक कंपनी पेड़ों को काटकर रजिस्टर बनाकर मार्केट में बेचकर मोटा पैसा कमाया करती थी। अब हुआ क्या, एक बार एक बच्चा उस कंपनी के अंदर चला गया। उसने वहां की वीडियो बना ली कि कैसे ये पेड़ को काट के लाए और कैसे उस पेड़ को काटकर पेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उस वीडियो को उसने यूट्यूब में डाल दिया। यूट्यूब में आने के बाद ये वीडियो हो गई वायरल। सबको अच्छा लगने लगा, अच्छा यार ऐसे बनता है पेपर, अच्छा ऐसे बनता है पेपर, अच्छा ऐसे बनता है पेपर। फिर धीरे धीरे नीचे कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट करना शुरू किया। क्या? यार ये इतने पेड़ काट देते हैं, यार ये इतने पेड़ काट देते हैं। तो फिर हुआ क्या, ऐसे करते करते वो वाली वीडियो इन्वायरमेंटलिस्ट ऑफिसर के पास पहुंच गई। वो व्यक्ति जो इन्वायरमेंट को ठीक रखने के लिए जिम्मेदार है, वो व्यक्ति जो पेड़ों के कटने पर इंसान को खतरनाक वाली पेनल्टी लगाता, उसके पास पहुंच गई ये वीडियो। अब उसके पास ये वीडियो पहुंच गई, समझ गया कि ये कंपनी पेड़ों को काट रही है बिना किसी की परमिशन लिए। जितने पेड़ ये काटती है उतने पेड़ लगाती ही नहीं, इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज को खत्म कर रही है। ये अगले ही दिन गया कंपनी के अंदर, हैवी पेनल्टी लगाई, कंपनी को नोटिस देकर आ गया कि दोबारा आपने अगर ये काम किया कंपनी बंद करवा देंगे आपकी। अब ये कंपनी का मैनेजमेंट आपके पास दौड़ा दौड़ा आया, बोला साहब कंपनी के अंदर प्रॉब्लम आ गई है। आपने पढ़ा, आपने कहा कि देखो अगर मैं सीधे इसको बोलूंगा ना कि जितने पेड़ लगाने हैं उतने, जितने पेड़ काटते हैं उतने पेड़ लगाओ, तो शायद ना माने। तो आपने बोला ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच, 3P अप्रोच, पीपल प्लैनेट प्रॉफिट अप्रोच। टॉप मैनेजमेंट साहब, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए 2 लोगों को खुश रखना जरूरी है। एक है पीपल, एक है प्लैनेट। पीपल मतलब वो लोग जो आपसे जुड़े हैं, वो आपके इंप्लॉय भी हो सकते हैं, वो आपके कस्टमर भी हो सकते हैं, वो आपके इन्वेस्टर भी हो सकते हैं। और प्लैनेट मतलब ये इन्वायरमेंट, प्लैनेट मतलब ये इन्वायरमेंट। और ये किसने कहा? ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति ने कहा कि पीपल प्लैनेट प्रॉफिट पर ध्यान दो तभी प्रॉफिट बढ़ेगा। जब आपने उनकी उस ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच का रेफरेंस देते हुए अपने लेटर हेड पर लिखा कि प्लैनेट पर और पीपल पर ध्यान दो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, साइन मारा, स्टैंप लगाई, लाओ भैया चेक दो। तो देखा आपने, कंपनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका तो पहले से ही मालूम था ना कि भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा एनवायरमेंट के लिए, लेकिन उसका समाधान देने के लिए आपने एक रेफरेंस बता दिया, आपने एक बेसिस बता दिया किसी इन्वायरमेंट गुरु का, जिसने ये ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच लिखी है, जिसने बताया कि पीपल और प्लैनेट को खुश रखना जरूरी है प्रॉफिट कमाने के लिए। और जैसे जैसे ये जमाना और ज्यादा ऑनलाइन होता जाएगा, वैसे वैसे
अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे कंपनी को ज्यादा फोकस करना पड़ेगा पीपल और प्लैनेट पर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अगले लेक्चर के अंदर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि आखिर केस स्टडी क्वेश्चन को करते वक्त हमें सोचना कैसे है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।